हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपको पता है कि सीपीओ 2022 का फाइनल रिजल्ट आने के बाद मैं बहुत सारे स्टूडेंट से डेली मिल रहा हूं। तो आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, इनकी रैंक अंडर 100 ही है, सागर गौतम। और हर बार की तरह ये भी हरियाणा से ही हैं और दिल्ली एनसीआर के 50-60 किलोमीटर की रेंज में ही सारे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनकी अच्छी रैंक आई है। तो मुझे तो लग रहा है कि हरियाणा से 100 में से 70% बालक जो सीपीओ में सिलेक्ट हुए वो हरियाणा से ही हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जॉब को सूट करती है, और दूसरा कि उनको ज़्यादा सुविधाजनक है। दिल्ली के आसपास रहेंगे तो एनसीआर उनके लिए घर जैसा ही है, घर से अप डाउन भी कर सकते हैं। तो सागर की ऑल इंडिया जो रैंक आई है सीपीओ 2022 के थ्रू, वो 23 रैंक आई है। और ये वो उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से हैं जो सेल्फ स्टडी के दम पर केवल यूट्यूब से पढ़ाई करके ही सिलेक्शन लिया है। सिलेक्शन क्या, बल्कि ऑल इंडिया 23 रैंक हासिल की है, ऑल इंडिया में लगभग टॉप किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट स्मार्ट है, उसको राइट अप्रोच है, वो पहले से उसका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है, जैसे ये तो रामजस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। तो ऐसा नहीं कि आप बैच ही लो या बैच से ही पढ़ो, है ना, आप किसी टीचर से एसोसिएटेड हो। आप केवल यूट्यूब से भी फाइनल पढ़ाई करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। ऐसे केवल एक दो स्टूडेंट नहीं, ऐसे भी सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो बिना किसी टीचर का बैच लिए, बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए, केवल एप्लीकेशन यूट्यूब से ही पढ़ के जो है अपना सिलेक्शन लिए। तो ये अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी करी, फिजिकल की भी और मैथ्स की भी, क्योंकि मैथ्स बच्चों को लगता है कि केवल बैच ही लेके पढ़ेंगे तो ही हमारा मजबूत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे भी आप राइट वे में अगर पढ़ाई करोगे, यूट्यूब में जितना पढ़ने के लिए कंटेंट है उससे कहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और यूट्यूब पे भी एक और चीज़ हो चुकी है कि ओवर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप डिशोनर शॉपकीपर सर्च करेंगे, 30 तरह की वीडियोस आ जाएंगी, हर वीडियोस में अलग तरीका है। ऐसा नहीं कि आप एक के बाद दूसरी देखो, दूसरी के बाद तीसरा, आपका रिदम और ख़राब हो जाएगा। तो कैसे आपने किया, कैसे यूट्यूब से आपने पूरी जर्नी कवर करी अपनी? सर मैं यही बताना चाहूँगा कि मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल यूट्यूब पे ओवर कंटेंट भी काफ़ी हो रहे हैं। हाँ। तो उसमें ये स्मार्टनेस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्मार्ट है और राइट वे में राइट कंटेंट को समझ पाते हैं। तो इसमें बच्चे को अपना आईक्यू लगाना पड़ेगा कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कौन से टीचर, और कौन सी वीडियोस उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि वही बात है सर, आपकी वाली ओवर कंटेंट में पता लगा कि यूट्यूब से पढ़ने में और अपना साल ही वेस्ट कर दिया। तो सर मैंने तो यही करा था कि मैंने पहले अच्छे से, जैसे कोई भी वीडियो है टाइम एंड वर्क की, मुझे थोड़ी दिक्कत आई टॉपिक में तो मैंने सर्च करा। मुझे जैसे आपकी वीडियो मिली, आपकी पहले वाली वीडियोस जिसमें आपने लगातार कॉन्टिन्यूसली 10-10 घंटे की वीडियोस डाल रखी थी, तो मैंने उस वहाँ से समझ लिया कि ये कंसेप्ट ठीक है। मैंने वहाँ से कंसेप्ट उठा के पढ़े आपके, आपने कंसेप्ट पढ़ाया, मैंने कंसेप्ट को ग्रैप्स किया और फिर उस पर प्रैक्टिस करी कंसेप्ट पे। तो मैंने इसी तरह से हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़े हैं सर। टॉपिक वाइज सर्च किया? जी सर, टॉपिक वाइज वीडियो ढूंढी, और वीडियो भी सर रेलिवेंट कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक आप कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस भी आप फिल्टर करते थे? जी सर, वीडियोस फिल्टर करने में ये सब आपके आईक्यू पे ही डिपेंड करेगा, बच्चे पे, कि वो कितना स्मार्ट है। तो एक एवरेज बच्चे के लिए फिर क्या सही कि वो जिस टीचर से उसको समझ में आता है प्रॉपर उसका बैच ले ले और पूरा सिलेबस पढ़े? एवरेज बच्चे के लिए सही है ये स्टडी? जी सर, ये बिल्कुल ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे एवरेज हैं जिनका, तो उसके लिए यही है कि बैच में सारा सिंक्रोनाइज्ड मटेरियल मिलता है। तो वहाँ से पढ़े तो उसके लिए वही बेटर है। क्योंकि मेरी तो एजुकेशन भी अच्छे से रही है, इंग्लिश मीडियम से मेरी 12th क्लास रही है। देयर आफ्टर मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है रामजस कॉलेज से, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। तो मेरा बैकग्राउंड ठीक रहा है, इसलिए मुझे आसानी है ये सर, मतलब मुझे इजी पड़ा ऐसे पढ़ने में। बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, ये कोई होलसम तो है नहीं सर। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग अपना लेवल देखना है, पहले उस अकॉर्डिंग करना है। और अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो आपके लिए वही ठीक रहेगा कि बैच लेके एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आप पढ़ें। तो मैथ्स में आपको जैसे अर्थमेटिक और एडवांस तो सीक्वेंस पे पढ़ेंगे तो ही फ्लो बनेगा, जैसे ज्योमेट्री हो गया। तो कैसे तैयारी करा फिर? सर ये एडवांस, मैं यही कहना चाहूँगा कि एडवांस में एक तो थ्योरम होते हैं। और जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, लंबी लंबी वीडियोस होती थी, वो कोई ऐसे तो थी नहीं। अब आजकल क्या कहते हैं टीचर्स, कुछ टीचर्स की 1-1 घंटे में
ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, ये हो ही नहीं सकता। अब आप क्या सिखाते थे वीडियो में कि जैसे कोई टॉपिक है तो उस पर ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, उस टॉपिक पे मतलब उस कॉन्सेप्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई नया टाइप भी बन रहा है पेपर में, तो बच्चा उड़ा देगा उस क्वेश्चन को। तो वो चीज़ देखनी होती है, और वो चीज़ मतलब बच्चे को जब भी पता लगेगी जब वो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा टीचर को, कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। और ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ के अपना जाके प्रैक्टिस करेगा, अपना हाथ जब घिसेगा प्रीवियस ईयर के सवालों पे, जब भी उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आईक्यू बढ़ेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आते ही उसे पता रहेगा ये स्टेप है, और एकदम से जब ही शायद उसकी स्पीड बढ़ेगी। हाँ, जिनके साथ स्पीड का इश्यू है उनके साथ इश्यू ये है कि उनको सारे टाइप पता ही नहीं है। सवाल पढ़ते पढ़ते अगर आपके सवाल के स्टेप दिमाग में नहीं आ रहे हैं, या उसका फॉर्मूला या उससे रिलेटेड कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आपकी तैयारी कच्ची है और आपने सीक्वेंस में पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, आपने जो प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करे गणित में, कितने साल के सॉल्व करे? सर वो मैंने अभी लेटेस्ट के ही सोल्व करे हैं, 2018 के बाद से मैंने सोल्व करे हैं। मैं क्या करता था कि आप जैसे टेलीग्राम पे पीडीएफ डालते हो, हाँ। जैसे मान लो सीपीओ का पेपर हुआ, सीजीएल का हुआ, आप हम तुरंत पीडीएफ कंपाइल करके डाल देते हो। हाँ। तो मैंने वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करी, आपके टेलीग्राम चैनल से उन पीडीएफ को लगाना शुरू करा। सारे क्वेश्चन मैंने वहां से लगा के प्रैक्टिस कर लिए। अब मुझे प्रीवियस ईयर का पैटर्न पता लग गया वहां से कि अच्छा इस टाइप के यहाँ तक जा सकता है, और जो संभावित चेंज है वो आप करा ही देते हो सर। तो सर ये है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जाओगे मैथ्स बाय गणप्रताप, तो इसमें सारी पीडीएफ डली हुई हैं जितना भी। जैसा भी सीजीएल का पेपर हुआ है तो हमने उसको चैप्टर वाइज टाइप करवाया, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी हम उस पर डालते हैं कि बच्चा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन बच्चों को क्या है कि पीडीएफ कलेक्शन करने का शौक होता है, सॉल्व करने का नहीं होता। सारे पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड कर ली, लगाई, फिर भूल गया कि मैंने पीडीएफ डाउनलोड भी करी थी, बुक वो लाया नहीं, तो वो उसका प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। और जब तक आप लेटेस्ट साल प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, 2021 के, 22 के, 23 के, कोई मजाल नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन लेने के लिए केवल और केवल प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवालों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैथ आपका पहले से अच्छा था, पहले से मतलब सर यही कहना चाहूँगा मैं कि मतलब मैथ्स मेरा ठीक था, एवरेज था, लेकिन जब एसएससी में आते हैं तो पता लगता है कि स्पीड भी ज़रूरी है, कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। हाँ। और ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में एकदम छपी हुई होनी चाहिए क्वेश्चन देखते ही। तो मैंने प्रैक्टिस तो काफ़ी करी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि पहले से ही मैं मतलब 30 मार्क का था एकदम, लेकिन वही बात है कि अपना जितना आप मतलब पेन घिसाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उतना ही आपका इम्प्रूव होता जाएगा सर मैथ्स। वही मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से कि भाई कि केवल वीडियो को ऐसे मत देखो कि जैसा आप कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो या फिल्म का रिव्यू देख रहे हो। वीडियो को कंटेंट की तरह देखना है, लेकिन साथ में कॉपी पेन होनी चाहिए। आप देख रहे हो और अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के सॉल्व करो। बच्चा क्या है कि हम कोई स्टेप काट देते हैं और हमने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, उसको भी कैसे आया। अरे भाई, अगर हमने कोई स्टेप काट दिया है, क्योंकि हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है, आपको भी एग्जाम में काट के लिखना है स्टेप, सारे नहीं लिखने, तो खुद से कर लो ना। नहीं करने को तैयार हो, पूरा लिखा चाहिए। दिमाग ठप होता है उससे, बल्कि बच्चे का। यही सर मैं कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी पेपर होते हैं, जैसे प्री के पेपर हुए तो आप सैंपल पेपर कराते हो उसी दिन पेपर होते हुए जो संभावित क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि मतलब जैसे आपकी वीडियो आई, वो आपकी वीडियो रहती है 20 से 25 मिनट तक, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बताते हो कि ऐसे ऐसे करना है। तो अगर बच्चा सिर्फ ऐसे ही बोल रहा ठीक है वीडियो देख ली, पेपर में जाके वो ठप हो जाएगा, हाथ नहीं चलेगा। वही बात है कि जब आपकी वीडियो को देख रहे हो, जैसे आपने कराए, तो साथ में अपना बैक वो बुक पेन लेके सोल्व करे, जब ही उसे समझ आएगा कि अच्छा ये सर हमने स्टेप काट के ऐसे लिख दिया एकदम से, जब ही सर वो ये आपके वाली बात है कि जब ही क्वेश्चन उड़ा पाएगा, नहीं तो फिर खुद ही उड़ जाएगा। वही बात। अच्छा, फिर आपने इंग्लिश कैसे तैयार करी? क्योंकि सीपीओ में सबसे ज्यादा वेटेज है इंग्लिश का। जी सर। सर मैंने इंग्लिश के लिए मैं पहले डिफेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने डिफेंस एग्जाम भी दिया है। तो इंग्लिश के लिए मैं एसपी बुक है एक, वो लिया था, वो इंग्लिश टू इंग्लिश बुक है सर। अच्छा, तो उसमें क्या है सर, उसमें रूल वगैरह भी इंग्लिश में ही लिखे हुए? जी सर। हिंदी में नहीं लिखा? नहीं सर, वो क्योंकि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो मुझे यही था कि कोई ऐसी बुक ही चाहिए जो इंग्लिश टू इंग्लिश हो। तो मैं वो बुक ले आया था। उसमें क्या है सर, आपके रूल्स भी हैं ग्रामर के सारे, आपकी वोकैब भी हैं, और उसमें बाकी कंटेंट भी हैं पीछे का। लेकिन मैंने तो उससे ग्रामर और वोकैब पढ़ी थी सर अपनी। तो सर मैंने उसी बुक को पढ़ा, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी इंग्लिश में। उसी बुक को एसपी बख्शी को बार बार पढ़ के, और प्रीवियस ईयर के सवाल मैंने आपकी पीडीएफ से लगा लिए थे। तो सर इंग्लिश का सीपीओ में वेटेज भी ज़्यादा है इंग्लिश का सर।
250 नंबर का वेटेज है सर 400 में से, तो इंग्लिश के लिए तो सर बस तो यही करा। आपका टोटल कितना स्कोर बना है? सर मेरा 350 पॉइंट कुछ समथिंग है। ओके, जी सर। 350 स्कोर बना है भाई का। एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल सीपीयू में ही इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि सीजल के थ्रू इनका AA की पोस्ट पे भी सिलेक्शन हुआ है। और अभी हालांकि उसकी जॉइनिंग वगैरह नहीं आई है, तो और भी इन्होंने काफ़ी सारे अदर एग्ज़ाम दिए हैं। आपने और कौन कौन से अलग एग्ज़ाम दिए हैं? सर और मैंने SSC CHSL क्लियर करा है, MTS क्लियर करा है, और बाकी डिफेंस के एग्ज़ाम FCAT CDS काफ़ी बार दिए हुए हैं, क्लियर किया। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इनके अलावा जो एग्ज़ाम है उनके इन्होंने DV स्किप कर दिए हैं। जी। तो इन्होंने इनकी वैसे तो क्योंकि ये पास में ही है NCR के, तो दिल्ली सब इंस्पेक्टर इनको मिल जाता है तो ये उसी को करेंगे। वो तो मिल ही गया दिल्ली सब इंस्पेक्टर, लेकिन अगर AA में इनको नॉर्थ स्टेट को मिल जाता है तो ये AA की फिर पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को एक ऑप्शन रखना ही पड़ता है। ऑब्वियसली AA थोड़ी बेटर है CPU की जॉब से, तो अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मिलेगा तो इसको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कोई फ्रेशर बच्चा है, जैसे आपकी तो इंग्लिश पहले से ठीक थी, मैथ भी अच्छा था, अगर कोई बिगनर बालक है जिसका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, मेनली SSC की में तैयारी करने के लिए बच्चा आता है रीजनिंग देख के। रीजनिंग बहुत ईजी है, रीजनिंग देखेगा यार ये तो मैं कर लूँगा, मैं तो बन गया CPU में। तैयारी वहीं से शुरू करता है, यही होता है ना। लेकिन कहानी तो ऐसी नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा है सर। मैथ्स इजी आ रहा है मैं मानता हूँ आजकल, लेकिन मैथ्स का सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। अगर अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद करो, उन पे प्रीवियस ईयर के 2-2 सवाल भी लगाओ, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर उसको दिमाग में रखना, फिर उस प्रेशर को, एग्जाम हॉल वाले प्रेशर को झेल के एग्जाम में परफॉर्म करना, ये भी एक बड़ा टास्क है। तो ये बड़े बच्चे कैसे हैंडल, फ्रेशर वाला कैसे कर पाएंगे इसे हैंडल? फ्रेशर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि फ्रेशर को पहले अपना लेवल देखना चाहिए कि वो किस लेवल पे स्टैंड करता है। अगर वो मीडियोकर कोई बच्चा है, बिलो एवरेज, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा फिर कोई किसी भी टीचर का बैच लेके वो यहाँ से अपना पढ़ाई करनी शुरू करें, क्योंकि सर वहीं से उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड होएंगे सर। जैसे आपने कहा कि वो अगर उसने कॉन्सेप्ट सीख भी लिए तो वो एग्जाम प्रेशर इतना होता है वो लगा नहीं पाएगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो सर उन कॉन्सेप्ट का फ़ायदा कुछ नहीं। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा अपना बैच लेके शुरू से सिंक्रोनाइज्ड वे में, अगर वो एवरेज से थोड़ा डाउन है तो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और फिर प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस लगाए। या अगर प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस ना भी लगाए, वो बैच ही अच्छे से पढ़ लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की जरूरत है उसे सर। एक नॉर्मल बच्चे को कितना टाइम लग जाएगा CPU की तैयारी करने में स्पेशली? सर ये वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा वेरिएबल है क्योंकि वो लेवल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं फिर भी अगर एवरेज बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 महीने के बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग सर। ये अब वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। 8 से 10 महीने मेरे अकॉर्डिंग सर। ये स्टडी प्लस फिजिकल दोनों? ये CPU में सर? हाँ जी सर, स्टडी प्लस फिजिकल। ओके। फिजिकल में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो बच्चे को लगाने चाहिए, आपको सजेशन देना चाहोगे फ्रेशर बच्चों को? जी सर, मैं फ्रेशर को यही सजेशन देना चाहूँगा कि आज के टाइम में क्या है, मोबाइल फ़ोन गैजेट वगैरह इतने आ गए हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल डाउन जा रही है। हाँ, तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पहले तो वापस मतलब ट्रैक पे लानी है। आपको जॉगिंग करो जाके पार्क में, कोई भी गेम खेलो आप, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, कोई भी, या कोई भी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करो शुरू के। और जब आपका फिजिकल बिल्कुल पास आ जाए 1-2 महीने, फिर आप अच्छे से अपनी रनिंग करना शुरू करिएगा, टाइमिंग देख के कि मेरा टाइमिंग आ रहा है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग। नहीं, ये तो बात एकदम सही है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब इतना तामझाम आने की वजह से ना फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। मतलब बचपन में घर वाले क्या करते थे, बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते थे, वो दिन भर क्रिकेट खेलता, बाहर ही खेलता रहेगा, आउटडोर गेम्स। अब घर वाले उसको परेशान है, तू बाहर जाके खेल, वो घर में मोबाइल में खेल रहा है। सिस्टम पे अब तो सिस्टम आ गए, गेम वाले उस पर गेम खेलता रहता, तो घर वाले परेशान है, बाहर जाके कुछ नहीं। तो माहौल ना बिल्कुल चेंज हो चुका है पिछले 10-15 सालों में। ये सर काफी ड्रास्टिक चेंज आए हैं कि मतलब वही बच्चा बाहर निकल के खुशी नहीं है। हाँ। अब जैसे मैं फिजिकल का अपना बताना चाहूंगा कि मेरी शुरू से फिजिक ठीक रही है। हाँ। मैं शुरू से गेम्स में भी रहा हूँ। हाँ। स्कूल लेवल पे मैं हाई जंप में गोल्ड मेडलिस्ट था। और मैं लॉन्ग जंप वगैरह भी करता था, रनिंग होगी, रिले रेस होगी, तो मेरा ठीक रहे फिजिकल। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है फ्रेशर, तो उसे शुरू से अपने मतलब फिजिकल
उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, रनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल बहुत मतलब ऐसा होता है कि 1600 मीटर की रेस होती है। 1600 मीटर की रेस करते ही आपको फिर 100 मीटर का स्प्रिंट मारना है। स्प्रिंट मारते ही और ये इवेंट लगातार होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। आपको इसमें टाइम इंटरवल नहीं मिलेगा कि 1600 मार के अच्छा चल ठीक है अब सांस ले लेता हूँ। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे बहुत स्टेमिना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, स्टेमिना वहीं से आएगा फिर जब आप रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लॉन्ग जंप की, हाई जंप की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 2 इवेंट मेन होते हैं सर, एक तो 1600 मीटर रेस और एक आपकी हाई जंप, जिसमें मेनली बच्चे आउट होते हैं। तो अगर इन 2 मतलब इवेंट को आप बच्चा स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो फिजिकल उसका कोई नहीं रोकने वाला, प्रोवाइडेड उसकी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट है तो वो उसके हो और वेट उसका रेंज में हो। क्या बच्चे को सीपीयू प्री की तैयारी के दौरान भी थोड़ी थोड़ी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये प्री के से पहले ही आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर थोड़ा सा आपका फोकस हो जाना चाहिए। मतलब आप अपना शेड्यूल बनाने की 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा हम अपनी रनिंग पे, एक्सरसाइज को देंगे। जी सर। चाहे आप प्री की पढ़ाई कर रहे हो, जी सर। अगर आपका टारगेट सीपीओ जीडी है तो। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, मेंस में इंग्लिश में जैसे ग्रामर वाला पोर्शन भी है, वोकेबलरी का भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, और इसमें बच्चे वोकेबलरी बच्चों की बहुत कमज़ोर है, जो खासकर रूरल एरिया से उनकी वोकेबलरी बहुत कमज़ोर है। ग्रामर तो बच्चा पढ़ेगा तो धीरे धीरे सीखेगा, ग्रामर भी अच्छी होगी उसकी रीडिंग से। तो रीडिंग और वोकेबलरी को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे वोकेबलरी मजबूत करे बच्चा अपना, और रीडिंग का कितना रोल है इंग्लिश को अच्छा करने में? जी सर, इंग्लिश के सर बिल्कुल आपने सही कहा, इंग्लिश के 3 पिलर है सर मेरे अकॉर्डिंग, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। हाँ। अगर एक भी पिलर मिस हो गया सर तो आप मतलब आपका स्कोर ठीक नहीं बनेगा, सम्मानजनक स्कोर नहीं आ सकता। जब आप इन तीनों पिलर को स्ट्रॉन्ग करोगे जब ही स्कोर अच्छा आएगा। आपने पूछा कि वोकैब बच्चा कैसे इंप्रूव करे, तो वोकैब के लिए मैं सर ये कहना चाहूँगा, वोकैब के लिए आपकी के पास जो सी भी बुक हैं आप डेली उसके डिसाइड करिए कि सुबह उठते ही आपको पढ़ना है, सुबह उठते ही आपको 1 आवर देना है, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, आपके वर्ड्स रिटेन रहेंगे माइंड में। आपने सपोज सुबह उठते ही 2 पेज पढ़े वोकैब के, आपको अगले दिन दोबारा सुबह उठते ही अगले 2 पेज पढ़ने, ऐसे करके आपको एक बार अपना कंप्लीट कर लेना है। वंस यू कंप्लीट, जब आप दोबारा आएंगे तो जो वर्ड्स आपने पढ़ रखे लेकिन आपको रिटेन नहीं है माइंड में, आपको उसमें गोला या टिक मार्क लगा देना है। तो फिर आपको उस मतलब उस पैटर्न में ही रिवीजन करनी है। और रीडिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रीडिंग के लिए कोई भी नोवेल पढ़ ले या कोई भी न्यूज़पेपर, क्योंकि जब आप आधे घंटे से 1 घंटा रीडिंग करोगे तो आप अपने आप पाओगे कि आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके ग्रामर के रूल भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और आप जो आपका माइंड है वो थकेगा नहीं पेपर को पढ़ते हुए, क्योंकि सीपीयू में 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे आपको रीडिंग ही करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे इतने 50-50 क्वेश्चन, तो अगर आपका स्टेमिना माइंड का नहीं होगा रीडिंग करने का तो आप 1-2 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते ही दिमाग में थकान महसूस होगी आपको, कि नींद सी आ रही है। तो सर उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है सर, आपने बिल्कुल सही बताया है। अभी रीडिंग करते थे? जी सर, मैं रीडिंग करता था, डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। कौन से न्यूज़पेपर से शुरुआत करनी चाहिए बच्चे को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को अपने अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो एकदम से हाई फाई न्यूज़, जैसे द हिंदू में पढ़ता था, एडिटोरियल पार्ट पढ़ता था उसका, अगर कोई बिगनर एकदम से पढ़ेगा द हिंदू का एडिटोरियल तो उसके ऊपर से जाएगा सब कुछ, उसे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके वो गुस्सा हो रहा है, वो कहेगा बोले यार कहाँ फंस गया ये ये तो कुछ आ ही नहीं रहा समझ। तो मैं यही कहूँगा कि या तो अपनी कोई नोवेल ले आओ, अगर आप नोवेल स्टोरी वाली नोवेल ले आए, स्टोरी वाली नोवेल ले आओ। अगर आप नोवेल में आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो आप न्यूज़पेपर में भी जो नॉर्मल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की होगी या कोई और होगी, बॉलीवुड वाली न्यूज़ पढ़ ले, वर्ल्ड वाली न्यूज़ पढ़ लो, आप वो पढ़ो। आप एडिटोरियल पे जंप एकदम से ना करो, एडिटोरियल पे जब जंप करना है जब आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको थोड़ा थोड़ा मतलब रीडिंग करके समझ मीनिंग ग्रैप्स करने लग जाओ आप। तो सर यही है। तो मैथ्स में जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है, सीपीयू में हालांकि मैथ्स का इतना वेटेज है नहीं, तो सीपीयू वाले बच्चों को मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्टार्टिंग से? सर सीपीयू को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को पहले तो अपना लेवल देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखने चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आपका ठीक ठाक स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप कर सकते हैं, आप यूट्यूब की मदद से कर लेना। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ईयर लगा के आपको ये पता लग रहा है कि मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद बच्चे को अपना कोई भी मतलब आपने आप एक प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। आप जो फ्रेशर बच्चा है, 200 नंबर का प्री का पेपर है, आपका स्कोर आता है सपोज जिसमें से 35 200 में से, तो आपको सख्त ज़रूरत है कि आप एक टीचर के पास जाएं, उसका बैच लें
और पूरा सिस्टमेटिक वे में ख़त्म करें शुरू से आखिर तक, बिना कोई यूट्यूब के झंझट में पड़े हुए। यही है ना? आपका स्कोर ही डिसेंट आ रहा, आपके सपोज पहले स्कोर में 108 नंबर आए 200 में से, दैट मीन्स कि आप में कैलिबर है और आप इधर उधर सोर्सेज से भी अपने हिसाब से जल्दी भी सिलेबस पूरा करके तैयारी कर सकते हो। तो आप पहले ये काम करें। अब है जीएस, क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने से स्कोर बढ़ता है, लेकिन रैंक बढ़ा जाती है जीएस में, और जीएस का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। सीपीओ के हिसाब से जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन सा पोर्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसे बच्चे छोड़ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है? सीपीओ के हिसाब से सर जीएस का एक तो काफ़ी रैंडम होती है, आपने सही कहा कि जीएस का कितना भी पढ़ लो पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँ जीएस के कुछ एक, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपका मेडिवल और एंशिएंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जियोग्राफी में आपका बेसिक ज़्यादा डीप नहीं जाना, और पॉलिटी, अगर ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, और साथ में साइंस में बायो, ये पढ़ के एक डिसेंट स्कोर आ सकता है सर मेरे हिसाब से। बल्कि बच्चा स्टैटिक को स्किप कर सकता है, क्योंकि स्टैटिक इतना वास्ट है कि आप पढ़ो, डाटा रटने वाला है सर, पढ़ के भी कोई इनपुट आउटपुट रेशियो कुछ है नहीं सर। आप मतलब टाइम दोगे लेकिन फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो निराशा होगी सर। तो मतलब ऐसा नहीं आप जीएस की तैयारी करना शुरू कीजिए तो आप स्टैटिक जीके से ही रटना शुरू करें, नहीं, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसको पढ़ो, बाद में सब बचेगा तो उसको देखना है। और करंट अफेयर वाला पोर्शन, करंट अफेयर की सर मंथली पीडीएफ आती है, मंथली कंपाइलेशन पढ़ो तो वो ठीक रहेगी। अब कुछ एक बच्चे क्या कहते हैं, वो करंट अफेयर डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसका एक डेढ़ घंटे का सर। अब वो मैं करंट अफेयर का मेंशन करना चाहूँगा, जिस शिफ्ट में प्री का मेरा पेपर था, मैं करंट अफेयर करके गया था सर, कम से कम 1 साल के पीछे गए। मेरी शिफ्ट में सर मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन था करंट अफेयर का, 50 में से आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ओनली हार्डली 2 क्वेश्चन, एंड वो भी सर काफ़ी अपसर्ड से क्वेश्चन थे। तो मैं कहूँगा कि करंट अफेयर को पढ़ो, लेकिन ज़्यादा फोकस मत करो करंट अफेयर पे, ये मेरा मानना है। कि पेपर अगर चेंज कर दे एग्जामिनर, 2 की जगह 10 क्वेश्चन दे दे तो जीएस में कुछ भी हो सकता है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते। जीएस में कुछ भी हो सकता है, ये सर। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी तो आपको तैयार करनी है। जी सर, ये तो मैंडेटरी है। और बेसिक ज्योग्राफी। जी सर। ओके। अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी। इसमें टॉपर्स भी रहते हैं, बहुत सारे फ्रेशर बच्चे उसमें आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। आप ऐसे किसी ग्रुप में कनेक्टेड थे? नहीं सर, मैं ऐसे किसी ग्रुप पे नहीं था सर कनेक्टेड। सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में आप कनेक्ट नहीं थे? नहीं ऐसे सर। तो आपके सर्कल में भी लोग तैयारी करने वाले थे? जी सर, मेरे फ्रेंड्स हैं सर, वो थे, तो मैं उनसे ही डिस्कस कर लेता था सर। अगर कुछ मुझे डिस्कस करना होता था कि जैसे कोई मॉक दिया, कोई लाइव टेस्ट दिया, कोई स्कोर पूछना है, तो मैं उनसे ही अपने लिमिटेड दोस्त रखिए, उनसे ही कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। बल्कि सबका अलग अलग होता है। हाँ, वो सबका अलग अलग होता है। जी सर। ओके। तो आप घर पे रह के आपने तैयारी करी है पूरी, की लाइब्रेरी में भी आप जाते थे? नहीं सर, मैंने घर पे ही प्रेफर करा है सर। लाइब्रेरी में मुझे ये था कि लाइब्रेरी में जाऊंगा मैं, 1000-1500 रुपये दूंगा लाइब्रेरी में, और फिर वहाँ पे सर कुछ खाना हो, कुछ एकदम से कुछ करना हो, तो सर मुझे घर पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। घर पे रह के मैं आराम से एकांत में पढ़ के अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता था। किसी दिन कम पढ़ना है कम पढ़ लिया, किसी दिन ज़्यादा लंबा खींचना है लंबा खींच लिया। सर मैंने घर पे ही प्रेफर किया। नहीं, बहुत सही। इसके आगे भी आपका पढ़ने का प्लान है, पीसीएस का, यूपीएससी का? सर अभी तो एज ऑफ नाउ तो नहीं है सर। ओके। बल्कि सर्विस में जाने के बाद देखेंगे सर, अगर बना तो। हाँ, चलिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सागर से बात करके, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीपीओ की, इस वीडियो से जो भी बातें सागर ने बोली कि आप पहले अपने को सेल्फ रियलाइज़ करो कि आप कहाँ पे लाई करते हो। वो कैसे रियलाइज़ करोगे कि आप प्रीवियस ईयर का एक टेस्ट दे के सॉल्व करो। उसके बाद आपको टीचर्स, कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, किस टीचर का आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उस टीचर को आप देखो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सबकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। फिर आप उसके साथ एसोसिएट होकर सिलेबस को पूरा करो
और जैसे आपका सिलेबस पूरा होना है दबा के मॉक टेस्ट लगाओ। आपने कितने मॉक टेस्ट लगा लिए थे? सर मैंने काउंट तो नहीं करे, लेकिन सर मॉक टेस्ट मैंने एक बार मेरा सिलेबस हो गया था तो मैं डेली मॉक टेस्ट लगाता था सर। डेली मॉक ही सार है सर, सब कुछ पार जाना है तो मॉक से ही जाओगे। हाँ, पार जाना है तो मॉक से ही जाओगे। और इसी बात के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सुन के कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग और यहाँ से आपको जानकारी भी मिली होगी जो आपके एग्जाम में काम आएगी। धन्यवाद।